आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से अभी देखिए राउलेट एक्ट के ऊपर 2012 में क्वेश्चन पूछा। अभी उसके तुरंत बाद हमारे पास फिर से क्या है 2015 में राउलेट सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन है। इसलिए मैंने बार बार बताया एक साल में जो क्वेश्चन है वो दूसरे साल में किसी एक क्वेश्चन का आंसर होता है, या अगर किसी एक साल में कोई क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन है तो वो और किसी एक साल में उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो यूपीएससी मेंटेन कर रही है। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो यूपीएससी यहाँ पे मेंटेन कर रही है। देखिए राउलेट एक्ट जो लाया के खिलाफ राउलेट सत्याग्रह शुरू हो गया। राउलेट एक्ट जो लाया गया था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? राउलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह शुरू किया था, अपोज द ड्रैकोनियन लॉ और इनह्यूमन लॉ। तो उस राउलेट सत्याग्रह के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। इज और आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो कोई एक करेक्ट हो सकता है, एक से भी ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। कौन से है वो देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, राउलेट एक्ट वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेडिशन कमिटी। राउलेट एक्ट वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सेडिशन कमिटी। तो डेफिनेटली जो मैंने बताया जो राउलेट एक्ट लाया था वो किसने लाया था? सर सिडने राउलेट कमेटी। ठीक है, और उसको ही सेडिशन कमेटी कहा जाता है। कि इसमें सेडिशन की प्रोविजन थी, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट में सेडिशन की प्रोविजन थी, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो मैंने अभी अभी बताया कि थोड़ा सा भी शक हुआ इंडियंस के ऊपर तो उनको अरेस्ट किया जाएगा एंड दे वुड बी इम्प्रिजन विदाउट फ्री एंड फेयर ट्रायल एंड देयर वुड बी नो प्रोसीजर टू बी फॉलोड और देयर वुड बी नो प्रोसीजर दैट वुड बी फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल। तो अगर प्रॉपर मतलब अरेस्ट करेंगे तो सिर्फ शक के बिना पे, प्रॉपर एफआईआर भी नहीं होगा। एफआईआर हुआ तो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाली है। चार्जशीट फाइल होने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि कोर्ट में भेजनी नहीं है और इस वजह से ट्रायल होगा ही नहीं है या कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की जाएगी। सीधा आपको सेडिशन या क्राइम अगेंस्ट द स्टेट के खिलाफ चार्जेस लगा के यू विल बी ब्रूटली पनिश, इनह्यूमनली पनिश। तो डेफिनेटली तो सिडनी राउलेट कमेटी को सेडिशन कमेटी कहा जाता है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। पहला सही है तो सी गलत हो जाएगा। पहला सही है तो सी आपको एलिमिनेट कर सकते हो। ए, बी और डी में से देखना है। इन राउलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूज होम रूल लीग। मैंने अभी अभी बताया कि गांधी जी ने ही राउलेट सत्याग्रह शुरू किया है। गांधी जी ने ही राउलेट सत्याग्रह शुरू किया था और उसमें होम रूल लीग मूवमेंट के जो टेक्निक्स है, क्योंकि होम रूल लीग मूवमेंट खत्म होते होते ही राउलेट एक्ट का इशू आ गया। तो राउलेट एक्ट के खिलाफ जो राउलेट सत्याग्रह किया गया वो होम रूल लीग मूवमेंट का ही एक्सटेंशन है। महात्मा लोकमान्य तिलक एंड एनी बेजेंट उन्होंने जो होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था उसको ही महात्मा गांधी जी ने एक्सटेंड किया था। और जो होम रूल लीग मूवमेंट को जब यूज किया गया तो उसमें एक आता है सत्याग्रह सभा। ठीक है, तो होम रूल लीग मूवमेंट के टाइम में होम रूल लीग कमिटीज बनाई गई थी तिलक एंड एनी बेजेंट के द्वारा। होम रूल लीग कमिटीज बनाई गई थी होम रूल लीग मूवमेंट के समय में। तो उसी को महात्मा गांधी जी ने अभी सत्याग्रह सभा में कन्वर्ट किया था। राउलेट एक्ट के टाइम में महात्मा गांधी जी ने उसी को सत्याग्रह सभा में कन्वर्ट किया था। तो डेफिनेटली गांधी जी ने होम रूल लीग के टेक्निक्स को यूज किया था। स्टेटमेंट सेकंड सही है, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है तो जाहिर सी बात है सिर्फ वन ओनली तो आ नहीं सकता है। पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो वन ओनली तो आ नहीं सकता है। ठीक है, और तीसरा तो गलत है हमारे पास। 2 और 3 जो है वो तो ऑप्शन गलत है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बी आपका आंसर आएगा। तीसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर वुड बी बी। ठीक है, तीसरे में क्या दिया है? डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन। डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द राउलेट सत्याग्रह। साइमन कमीशन के खिलाफ जो नारे लगाए गए थे या जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे वो और राउलेट सत्याग्रह एक ही साथ चल रहे थे या एक साथ वो कहीं ना कहीं चालू हुए थे। वो रॉन्ग है। राउलेट सत्याग्रह 1919 में आता है। साइमन कमीशन हमने देखा 1927 में आता है। साइमन कमीशन 8 साल बाद आएगा 1927 में। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। तो तीसरा रॉन्ग है, आंसर इज बी।
1 and 2 ओनली, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये क्वेश्चन है, लेकिन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब शुरुआत में आई थी, जब अपने इनिशियल फेज में थी, मॉडरेट सेक्शन ऑफ द कांग्रेस का दौर चल रहा था 1885 से लेके 1905 समय का ये क्वेश्चन है, और 2011 का है, जब पहली बार यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है, व्हाट वाज द पर्पस विथ विच सर विलियम वेडरबर्न and W.S. Kane had set up Indian Parliamentary Committee in 1893. क्वेश्चन पूछ रहा है 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई थी, एंड ऑब्वियसली ये करेक्ट फैक्ट है। उसको किसने सेटअप किया था? सर विलियम वेडरबर्न एंड W.S. केन, ये दो ब्रिटिश इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने किया था। कहाँ पे? ऑब्वियसली वो इंग्लैंड में की गई थी, इंडिया में नहीं थी, वो इंग्लैंड में की गई थी। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुई थी। तो उसका मेन पर्पस क्या था या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन को अगर आपको करेक्टली मार्क करना है या इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करना है, तो अगर आपको कांग्रेस का जो शुरुआत का सेक्शन है, यानी मॉडरेट सेक्शन ऑफ द INC, तो मॉडरेट सेक्शन का एजेंडा या उनके अगर ऑब्जेक्टिव्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो जो मॉडरेट सेक्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका इनिशियल जो एजेंडा था वो स्वराज या पूर्ण स्वराज नहीं था, इंडिपेंडेंस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ये मॉडरेट सेक्शन ऑफ द कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनका नाम ही मॉडरेट है ना, तो नाम उनका अगर मॉडरेट है तो उसका एक रीजन ये है, उनकी डिमांड्स भी बहुत लिमिटेड थी। डिमांड्स जो है वो भी बहुत लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स उन्होंने गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, और गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं थी उनको, इसलिए उनकी डिमांड्स भी लिमिटेड ही रही थी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इस वजह से कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस वगैरह कुछ उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिलहाल उनका फोकस था इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने चाहिए। फिलहाल उनका फोकस क्या है? इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने चाहिए। और इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने के साथ साथ कहीं ना कहीं इंडियंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में रोल प्ले करने का मौका मिलना चाहिए। जो भी इंडिया के लिए कानून बनाए जाएंगे, जो भी इंडिया के लिए लेजिस्लेशंस लाए जाएंगे, जो भी कमिटीज वगैरह आएंगे, उसमें इंडियन मेंबर्स होने चाहिए। जो ICS में यूरोपियन डोमिनेंस था, उसके बजाय इंडिया का डोमिनेंस आना चाहिए। ये सारी डिमांड्स थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव या पर्पस कांग्रेस के पता है, एजेंडा पता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स, to campaign for the entry of Indians into imperial judiciary, to facilitate a discussion on India's independence in British Parliament। अभी भी मैंने बताया इंडिया के इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद इंडिया का इंडिपेंडेंस अभी डिमांड नहीं कर रहा था, तो हटा सकते हो। एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया कि कांग्रेस चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आने चाहिए, ठीक है, लेकिन कहाँ? तो इंडिया में काउंसिल से, जो इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडीज है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आने चाहिए, ताकि इंडियंस अपना जो खुद का फ्यूचर है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपने बाकी मासेस के लिए वो खुद लॉ बना सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इंडियंस की एंट्री हो रही थी या होने वाली थी। दादा भाई नौरोजी, वो ही बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट साउथ एशियन इंडिविजुअल और पर्सनैलिटी टू बी द पार्ट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। बट फिर भी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में आने चाहिए, ये कोई डिमांड कांग्रेस की अभी नहीं थी, और उसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमिटी स्टैब्लिश हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसलिए डी भी रॉन्ग है, ठीक है। कांग्रेस की हमेशा एक डिमांड रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस सिर्फ ICS में आने चाहिए, ऐसा नहीं है। इंपीरियल जो जुडिशरी है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आने चाहिए। तो इंपीरियल जुडिशरी है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आने चाहिए। बट इंपीरियल जुडिशरी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आने चाहिए, या अगर कांग्रेस की डिमांड है, फिर भी इस कमेटी का नाम क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस कमेटी का नाम क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो यहाँ पे भी हम लॉजिक लगा सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी अगर है तो वो जुडिशरी के बारे में बहुत रेयरली ही कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर।
अगर जुडिशरी के बारे में कुछ उस समय रिकमेंडेशन देना था तो इंडियन जुडिशियल कमिटी या इंडियन जुडिशरी कमिटी, इंपीरियल जुडिशरी कमिटी या ऐसे कुछ नाम से वो कमिटी आ सकती थी। यहाँ पे अगर इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी है का जुडिशियल रिफॉर्म्स से भी कनेक्शन नहीं रहेगा। एक ही ऑप्शन है, एजिटेट फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन हाउस ऑफ कॉमन। इंडियंस या जो पीपल ऑफ इंडिया है या इंडियन मासेस है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए और रिफॉर्म्स आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस की एंट्री इंडिया के काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में आनी चाहिए। और काउंसिल एज अ अपर हाउस है तो लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ लोअर हाउस भी आना चाहिए। ये सारे जो डिमांड्स है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने के लिए या खास करके हाउस ऑफ कॉमन्स में रखने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को WS केन एंड विलियम वेडरबर्न ने कॉन्स्टिट्यूट किया था या एस्टेब्लिश किया। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, या सेटअप किया था। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ेंगे, उसके चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप आपको सही आंसर मिल जाएगा। और मैंने क्या बताया कि हर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको आइडिया आ गई, क्योंकि ये क्वेश्चन कांग्रेस से कनेक्टेड है और इनिशियल फेज ऑफ द कांग्रेस है। इनिशियल फेज में कौन थे? मॉडरेट थे। तो मॉडरेट के अगर एजेंडा एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सही से मार्क करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।